Friends, let's continue chapter number 1, Cold War era. Today we will read out challenges to bipolarity. Means bipolarity means bi means two and pole means नॉर्थ पोल और साउथ पोल लाइक. ठीक है, तो हमारे वर्ल्ड के जब दो पोल्स बन चुके थे तब ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आए. चैलेंजेस बहुत सारे आए और उनको सॉर्ट आउट भी किया गया. We have already seen how the Cold War tended to divide the world into two rival alliances. ये हमने देख ही लिया कि कोल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड जो था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. It was in the context that non-alignment offered the newly decolonized country of Asia. अब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जो थे वो क्या चाह रहे थे कि हम एक नया रास्ता बनाएं, और इन सारे कॉन्टिनेंट से बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने ना तो यूएसए के ग्रुप को ज्वाइन किया ना यूएसएसआर के ग्रुप को ज्वाइन किया. उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया, नैम को ज्वाइन किया, जो काफ़ी फ्रूटफुल था क्योंकि उनको किसी के अंडर में रहने की नीड नहीं थी. ओके. द रूट्स ऑफ नैम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन द थ्री लीडर्स. अब नैम की जो रूट थी वो थ्री लीडर्स की वजह से स्टार्ट हुई थी. यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट की लीडर गामा अब्देल नासिर. इन तीनों ने स्टार्ट किया था कि चलिए कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे यूएसए और यूएसएसआर को ज्वाइन ना करना पड़े. तो उन्होंने 1956 में एक मीटिंग कंडक्ट की थी जिसमें इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के क्वेम नुक्रम ने इनको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था. These five leaders came to be known as the five founding members of NAM. ओके. और यही इन फ्यूचर जाके क्या बने, नैम के फाउंडिंग मेंबर्स के रूप में सामने आए. अब जब नैम बन गया तो इसकी फ़र्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो बेलग्रेड में 1961 में हुई थी. आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 1956 में भी तो मीटिंग हुई है, वो फर्स्ट होनी चाहिए. नहीं, वो अनऑफिशियल मीटिंग थी. वो तो तीन फ्रेंड्स थे जो आपस में डिस्कस कर रहे थे. पर जब ये 5 मेंबर्स आपस में इस चीज़ पे एग्री हो गए कि हाँ हम एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करेंगे, तब उस ऑर्गेनाइजेशन की फ़र्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो बेलग्रेड 1961 में हुई थी. तो यहाँ पे आप दो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, नेम द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नैम विद कंट्रीज़. ठीक है, जिसका आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से आप स्टार्ट होगा यूगोस्लाविया से लेके और यहाँ तक जाएगा आपका नुक्रम तक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट समिट हेल्ड. कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर आपको मालूम है, बेलग्रेड में हुई थी, 1961 में हुई थी. ओके. उसके बाद है, दिस वॉज द क्ल्यूमिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स. अब 3 फैक्टर्स जो थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे इसमें कि क्या क्या. नैम तो एक जगह नैम इस्टेब्लिश हो रहा है तो दूसरी जगह क्या हो रहा है, दूसरी जगह बहुत सारे और भी इवेंट्स हो रहे हैं. तो पहला है कि एक तरफ फर्स्ट इवेंट जो हो रहा था वो था कि 5 कंट्रीज़ जो थी नैम की वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही थी. दूसरा था कोल्ड वॉर जो है, टेंशन्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी. एरेना जो था फाइटिंग का, जो रेसलिंग्स थी, एरिया अलग अलग, कभी कोरिया कभी वियतनाम, अलग अलग जगह वॉर्स हो रही थी, शूटिंग वॉर्स. तीसरा था ड्रामेटिक एंट्री हो रही थी किन की, जो अभी अभी डीकोलोनाइज कंट्रीज़ थी, लाइक एशिया में जो भी कंट्रीज़ थी, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज़ थी, अब वो क्या हो रही थी, किस में जाके शामिल हो रही हैं, वो जाके शामिल हो रही हैं यूएनओ में. और 1960 तक लगभग 16 अफ्रीकन मेंबर्स जो थे वो यूएनओ में जगह ले चुके थे. ओके. नेक्स्ट है, द फर्स्ट समिट वॉज अटेंडेड बाय 25 मेंबर्स स्टेट. अब नैम की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, अभी हमने पढ़ा था कहाँ हुई थी, बेलग्रेड में 1961 में. उसमें 25 मेंबर्स थे स्टार्टिंग में, और टाइम के बीतने के साथ साथ नैम की मेंबर्स भी बढ़ते चले गए. अब तक इसकी 18 मीटिंग्स हो चुकी हैं. 2019 में इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी
अज़रबैजान में, ओके, और जिसमें 120 मेंबर्स थे और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थी, ओके। यहाँ पे भी आपका दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे आप, राइट अबाउट नैम के बारे में लिखिए, और इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, ये पूरा पैराग्राफ इसका आंसर, ओके। उसके बाद है बेटा, एज नॉन alignment grew into a popular international movement, countries of various different political systems and interests join it। अब नैम को पहले कोई लोग वैल्यू नहीं कर रहे थे, पर धीरे धीरे जैसे नैम ने अपना रोल बढ़ाया वैसे वैसे नैम में बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इंटरेस्ट दिखाने लगे। दिस मेड द मूवमेंट लेस homogeneous and also made it more difficult to define in a very neat and precise terms। तो जब अलग अलग कंट्रीज़ आ रही हैं तो सबके सिमिलर व्यूज़ तो हो ही नहीं सकते, इसलिए ये लेस होमोजीनियस हो गई, और इसके जो मोटिव्स थे उसको नीट और क्लियर तरीके से समझना या समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। व्हाट डिड इट रियली स्टैंड फॉर, कि नैम एक्चुअल में किस चीज़ के लिए बना है। Increasingly, NAM was easier to define in terms of what it was not। कभी कभी तो नैम के ऊपर वो इल्ज़ाम भी लगे जो एक्चुअल में वो है ही नहीं। It was not about being a member of an alliance। जैसे कहा गया कि ये तो नैम की तो पॉलिसी है कि हम किसी भी ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं होंगे, यूएसए और यूएसएसआर के साथ। तो यूएसए ने इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर कि आपने यूएसएसआर के साथ 20 इयर्स की जो ट्रीटी साइन करी थी वो क्यों की। इंडिया ने 1971 में यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 1991 तक। तब इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने जो बोला उसके खिलाफ़ काम किया, पर इंडिया को ज़रूरी था क्योंकि 1971 में इंडिया को बांग्लादेश के लिए वॉर करनी थी पाकिस्तान के साथ, और उस टाइम हमें किसी का हाथ चाहिए था अपने ऊपर, तो इसलिए हमने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। तो इंडिया ने कहा मैंने केवल फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है, इट डजेंट मीन कि मैं और किसी के साथ रिलेशंस नहीं अच्छे बना सकता हूँ, मैं और भी फ्रेंड्स बना सकता हूँ। आगे इसमें दे रखा है, द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलाइंसेज शुड नॉट बी कंसिडर्ड आइसोलिज्म और न्यूट्रलिटी। अब अलाइंस को ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि हम आइसोलेट हो जाएं या हम न्यूट्रल हो जाएं। नैम इज़ नॉट आइसोलिज्म सिंस द आइसोलिज्म मीन्स रिमेनिंग अलॉफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स। जैसे कि यहाँ मीनिंग दे रखा है, आप यहाँ क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोलिज्म। आइसोलिज्म का मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड अफेयर से अपने आप को दूर कर लेना, ओके, ये इसका मीनिंग होता है। चाहे तो आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आइसोलिज्म का मीनिंग क्या है, यहाँ पे आपका है, ओके, आइसोलिज्म का मीनिंग है ये। उसके बाद बता रखा है कि जैसे यूएसए जो था, मतलब अमेरिका जो था, पहले 1781 से लेके वो जब तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू नहीं हुई थी तब तक उसने अपने आप को वर्ल्ड अफेयर से दूर कर रखा था। पर धीरे 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 जैसे रूट्स की शुरुआत हुई, सी रूट्स की, जो आपने क्लास 10th में हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कि जब सी रूट्स की शुरुआत हुई तब पता चला कि अमेरिका से इंडिया या अमेरिका से अफ्रीका या कहीं भी किसी और कॉन्टिनेंट में जाने का रास्ता क्या है, कितना इजी है, कितना शॉर्ट है। तब अमेरिका ने अपने आप को एक्सटेंड किया था धीरे धीरे। काफ़ी लंबी स्टोरी है वो 10th क्लास में जो आपने पढ़ी थी। आगे है, द नॉन अलाइंड कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन द मीडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलाइंसेज इन केस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। इंडिया ने हमेशा से कोशिश की है कि कहीं भी झगड़ा ना हो, कहीं भी कोई मनमुटाव ना हो, और अगर होता भी है तो इंडिया बहुत अच्छे से अपने रोल को प्ले करता है और वहाँ शांति बनाने की पूरी कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे कंप्लीट करने के बाद। देयर स्ट्रेंथ वॉज बेस्ड ऑन देयर यूनिटी एंड देयर रिजॉल्व द रिमेन non-aligned dispute, the attempt by the two superpowers to bring them into their alliance। जो इंडिया की स्ट्रेंथ है ना वो ये है कि इंडिया की नैम की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें यूनिटी है, और वो हमेशा से रिजॉल्व करने में, किसी भी मैटर को सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ना कि किसी के झगड़े को बढ़ाने में।
तो यही कारण है कि सुपर पावर्स कभी भी नैम की कंट्रीज़ को अपने में मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन यहाँ फ्रेम करेंगे, वाई इज़ इट नॉट करेक्ट टू से दैट इंडिया और नैम ऑलवेज फॉलो आइसोलिज्म। ठीक है, तो आइसोलिज्म हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका आंसर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारा इसका आंसर शुरू होगा नॉन अलाइन कंट्रीज से शुरू होगा। ओके, यहाँ से लेके और आपका जाएगा नेक्स्ट, आपका जहाँ पैराग्राफ फिनिश हो रहा है वहाँ तक आप इसे अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है नॉन अलाइनमेंट इज़ ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। अब नॉन अलाइनमेंट का मतलब हम न्यूट्रलिटी भी नहीं लेके चलते हैं। ओके, न्यूट्रलिटी रेफर्स प्रिंसिपल टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है एक और कि न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? तो न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि वर्ल्ड में कहीं भी कोई वॉर हो रही है तो हम उससे दूर रहेंगे। तो क्या हम या हमारे नाम की जितनी भी कंट्रीज़ थी, क्या वो वॉर से हमेशा दूर रहीं? लेट्स सी। स्टेट्स प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड एट अ वॉर। न्यूट्रलिटी का मतलब तो ये है कि हम वॉर को ख़त्म भी ना करें, पर ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारी वॉर्स में अच्छा रोल प्ले किया है उनको ख़त्म करने में। दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन वॉर्स एंड डू नॉट टेक एनी पोजिशन ऑन द अप्रोप्रिएटनेस और द मॉरलिटी ऑफ अ वॉर। ना तो हम बहुत, हमारे लिए कह सकता है कि हम बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से उस चीज़ को कर रहे हैं, ना मॉरलिटी के लिए हमको इन्वॉल्व कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, हमने बहुत अच्छे से वॉर्स को फिनिश किया, जिसका एग्जांपल आपको दे रखा है। नॉन अलाइंड स्टेट इंक्लूडिंग इंडिया वॉज एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉर्स। हम एक्चुअली में वॉर्स में इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत सारे रीज़न से हुए हैं। दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर। हमने वॉर्स को रोका भी है बिटवीन अदर्स, जो दूसरों के बीच में हो रही थी, वॉर्स को ख़त्म करने की कोशिश की है जो वॉर चल रही थी उनको। तो क्वेश्चन दोबारा से सेम वही लिखना है, बस आपको क्या करना है, आइसोलिज्म की जगह न्यूट्रलिटी वर्ड ऐड करना है। वाई इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट इंडिया और नैम ऑलवेज फॉलो न्यूट्रलिज्म। ओके, तो इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? ये लास्ट में आपका इसका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।